चौकीदार भी तू है मोदी, तू ही भारत की रूह। वो जमीन बंजर रह जाएगी पर मंदिर नहीं बनेगा। तो ये बात सोचना पड़ेगा कि हमारे में कहाँ कमी रही। राहुल गांधी अपना उत्तराधिकार बचाने के लिए प्रियंका गांधी को कभी आगे नहीं आने देते। उत्तर प्रदेश की दुकान आज भी योगी जी के हाथ में है। हिंदू मुस्लिम सिख है, सभी वोट देता है। एक पार्टी वोट नहीं देती किसी को। आओ खाने दो, यही तो किया इन्होंने। क्या किया 60-70 सालों से मोदी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुस्लिम दुनिया की ऐसी निकृष्ट कौम है जो सुविधा ले सकती है लेकिन भला किसी का नहीं कर सकती। तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये भी हो सकता है कि बीजेपी ही विपक्ष को तोड़ दे। गांधी परिवार से तो कुछ उम्मीद नहीं है। अरे मोदी तेरा सताए, किसने कितना लूटा रे, वो हिसाब तू मंगवाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं आई हूं दिल्ली की जनता के बीच दोबारा से ये जानने के लिए कि भाई क्या माहौल चल रहा है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कल रायबरेली में पहुंचकर बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। लगातार बयानबाजी की है जो चर्चाओं में बनी हुई है, जहां उनमें से एक बयान जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो ये है कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाता तो वो 1-2 लाख वोटों से ज़्यादा पीएम मोदी को हरा देती और 1-2 लाख वोट ज़्यादा पीएम मोदी से जीत पाती। और ऐसा प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने कहा है। ये बयान जो है लगातार आग की तरह फैल गया है। इस पे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कई सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है। राहुल गांधी ने बहुत कुछ चीज़ें बोली अपने बयान में, तो इसको लेकर हम जनता से बात करेंगे कि वो इसको किस तरीके से देखती है और क्या सोचती है। आइए जानते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? विकास। ये क्या कहेंगे, कल रायबरेली में राहुल गांधी पहुंचे और जो उनकी बयानबाजी है बड़ी सुर्खियों में छाई हुई है। सीधा सीधा बोल दिया है कि अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाते तो वो पीएम मोदी को हरा देती, वो भी 1-2 लाख वोटों से। वो तो राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते हैं, अगर ऐसा कुछ था तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना था। सबसे बड़ी चीज ये तो जनता ने, देखिए जनता का जो समर्थन है वो पीएम मोदी के साथ है। जहाँ तक कि आपका जो मार्जिन कम रहा है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तत्कालीन कारण भी होते हैं और पहले भी कारण होते हैं। और जहाँ तक प्रियंका गांधी को इतना कॉन्फिडेंस था या राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंस था तो चुनाव लड़ने में प्रॉब्लम क्या है। अगर वो जीत और हार तो जिंदगी में लगी रहती, वो कौन सी बड़ी बात है। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि तीसरी बार भी वो सरकार नहीं बना पाए, वो उनको अपने बारे में और अपने पार्टी के बारे में ज़्यादा विचार करना चाहिए। बीजेपी क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसको ना ध्यान देके अपने पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचे, क्योंकि ये तीसरी बार है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी बने। उन्होंने काम किया है, सबको सेटिस्फाई करना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन देखिए विपक्ष तो कह रहा है भीख में जीत मिली है मोदी जी को, जो ये वोटों जो मिली है इस बार जनता ने उन्हें वोटों के आधार पर नकार दिया। किसने बोला? 240 वोट बीजेपी को मिली है, 240 सीट बीजेपी को मिली है, तो ऐसा तो है ही नहीं। देखो कुछ ना कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होती है, वो पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, बट जनता ने उनको दिया है, स्वीकार किया है। तो वो विपक्ष का काम है करना, और विपक्ष को ना सकारात्मक विपक्ष निभाना चाहिए, देश के बारे में बात करना चाहिए, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बनना चाहिए, ना कि कुछ भी बातें बोल के सनसनी फैलानी चाहिए, मेरा मानना है। देखिए अयोध्या को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि जो है राम के नाम पर जो वोट मांग रहे थे वहाँ पे जनता ने वोटों के आधार पर उनको पूरी तरीके से नकार दिया और राम ने जो है राम की वजह से ही सही फैसला जो है वहाँ पर आ पाया है और बीजेपी इसीलिए अब वहाँ पर नहीं आई। देखिए भगवान राम का जो मंदिर बना है उसमें तो बीजेपी के क्या किया, वो तो कोर्ट के थ्रू बना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी भी देखिए हमेशा क्या होता है ना, जब जनता वोट करती है तो सोच समझ के करती है। मंदिर अपना अलग मुद्दा रहा है और वो बीजेपी का मुद्दा अलग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ के लोकल मुद्दे जहाँ भी रहे, सबसे बड़ी चीज़ है देखिए कोई कहीं से हारता हो जीतता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं,
वो तो बीजेपी को पता करना है कि क्यों हारे जा रहे हैं। लेकिन भगवान राम के बारे में या फिर उसके बाद बीजेपी के बारे में कहना कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये सार्थक। इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विपक्ष को इतनी अच्छी सीटें आई है, विपक्ष अब शक्तिशाली हुआ है, तो उसको देश के लिए सार्थक बयान देना चाहिए। फालतू की बातों से ना, देश के बारे में ना उल्टा सीधा बोलने से ना, आपको ना जो अभी भी सीट मिली है ना, ये मत सोचिए कि पता चला कि अगले बार इससे कम भी आपकी मत हो जाए। देखिए, जैसे आपने कहा कि जो विपक्ष है स्ट्रांग बन के इस बार नजर आया, तो क्या लग रहा है ये जो स्ट्रांग वो भी नजर आया है, आने वाले समय में बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे? अगर बीजेपी, देखिए खत्म तो कोई पार्टी कभी होती नहीं है जो, लेकिन हाँ बीजेपी को भी ये बात सोचना पड़ेगा कि हमारे में कहाँ कमी रही, और विपक्ष को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम इतना अच्छा प्रयास किए तो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, सरकार क्यों नहीं बना पाए। विपक्ष का काम है अपना काम करना, सरकार के जितने भी काम है उसकी आलोचना करना, लेकिन निष्पक्ष आलोचना करना। और बीजेपी का काम है, या जो सरकार अभी जो बनी है उसका काम है कि अपने आप को लोगों के प्रति वफादार, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट, जो छवि जो बनी है बीजेपी की आज के डेट में, इंटरनेशनल छवि बनी है, राष्ट्रीय छवि बनी है, उसको कायम रखना, क्योंकि भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर भरोसा होगा तभी आपको वोट मिलेगा। जनता जो भी फैसला करती है, जनता के आदेश को आपको सर आंखों में रखना पड़ेगा, और जनता के फैसले को आपको मानना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम शुभम पांडे है। शुभम, क्या कहेंगे जो स्थिति अभी नजर आ रही है चुनाव के बाद से, बयानबाजी लगातार जारी है। कल रायबरेली में राहुल गांधी, उनका परिवार वहां पर पहुंचा, और बयानबाजी जिस तरीके से की गई वो चर्चाओं में है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि भाई प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो वो मोदी को हरा देती। तो बहुत बड़ा बयान है अपने आप में, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, राहुल गांधी अपना उत्तराधिकार बचाने के लिए प्रियंका गांधी को कभी आगे नहीं आने देते। आपने कभी देखा होगा, ये कभी चुनाव, आज तक प्रियंका गांधी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आप कभी इसके बारे में सोचिए। उनको तो जो ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती तो मोदी जी को हरा देती, तो ये पता है राहुल गांधी का बड़बोलापन है। ये ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। आप सुनिए, मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा, आप बताइए। ये आप अपने स्पीच में, इनके स्पीच में सुनिए, ये क्या बोलते हैं, मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा, आप बताइए। ये खुद मतलब हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या है, लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या किए, चुनाव के दौरान ही 8500 रुपये के जो है बांड भरवाया गया। पता है, ये जो उत्तर प्रदेश में अलग जो चुनाव परिणाम जो आए हैं, उम्मीद से अलग आए हैं, इसका कारण था इन्होंने उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में है बताया, और ये बताया कि आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। देखिए, राहुल गांधी ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए बना है, और उत्तर प्रदेश की जनता को इंडिया गठबंधन चाहिए। 2014 में जो है उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 71 सीट दिया था। 2019 में फिर से क्या है, भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें आई थी। तो 2024 में क्या है, पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी वैसे तो थी नहीं, लेकिन विपक्ष द्वारा लाई गई थी। विपक्ष ये दिखाने का प्रयास किया कि जनता मोदी जी से असंतुष्ट है, जबकि ऐसा था नहीं। ये लोग पता है कुछ मुद्दों को जो है ये लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाए। इन्होंने देखिए, जो 400 पार का इनका नारा था, ये जैसे कोई मैदान में उतरता है, चुनाव में उतरता है, मैदान में उतरता है, या तो फिर कोई एग्जाम देने जाता है तो एक आंकड़ा सेट करता है आदमी कि मुझे हाँ मैक्सिमम अंक लाना है, तो आदमी पासिंग मार्क भी पा जाता है तो अपने आप को पास मानता है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी इसमें क्या है, पासिंग मार्क पा के, आप ये बताइए, तीसरी बार जो है 2014, 2019, उसके बाद तीसरी बार लगातार 1962 के बाद, नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है बहुमत के आधार पे तीसरी बार बने, अपने बलबूते पे कहाँ बने? देखिए, एनडीए जो बना था वो चुनाव के पहले बना था। आप ये बताइए, एनडीए जो ये बनाए थे वो चुनाव के पहले इनका बना हुआ था। आप इसके पहले आप देखिए, कई बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन सरकार चलाई है। कांग्रेस ने भी, मनमोहन सिंह ने 2 बार गठबंधन सरकार चलाई। इनका 240 का आंकड़ा, 1996 के बाद कांग्रेस जो है कभी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाई। कांग्रेस खुद जो है 1996 के बाद कभी 240 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई है। और मोदी जी ने एनडीए के साथ मिलकर 293 सीटें हासिल की। और ये जो एनडीए गठबंधन बना था, चुनाव के पहले बना था। और ये बताइए, ये जो लोग 26 दल मिलके, जो प्रमुख दल मिलके, ये लोग बताइए 234 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए, इंक्लूड ममता बनर्जी,
इन लोगों को तो खुद पे मतलब विश्लेषण करना चाहिए। आप तीसरी बार जो है आप फेल होके भी खुश हैं, उधर बंदा पासिंग मार्क ला के भी तो दुखी कैसे हुए बताइए। यहाँ पे दोबारा मैं आऊंगी। देखिए सर, क्या कहेंगे इस पर? सीधा सीधा राहुल गांधी ने कल बोला कि हिंसा की वजह से, जो हिंसा बढ़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो जनता ने नकार दिया है। इसीलिए योगी जी की जो उत्तर प्रदेश जो माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, इसीलिए वहाँ पे जनता ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया और बीजेपी वहाँ पर हिंसा के साथ जीतने की कोशिश कर रही थी, जो कि पूरी तरीके से नकार दिया जनता ने। मैं खुद उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पृष्ठभूमि में अगर मैंने देखा कि जनता कहीं त्राही थी या जनता किसी हिंसा का शिकार थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम और एक दुर्व्यवहार वाली बातें हैं योगी जी के खिलाफ कि जनता हिंसा के शिकार हो रही थी। या देखिए बेसिकली मैं बात कर रही हूँ बुलडोजर वाला जो होता था ना कि भाई बुलडोजर चला दो गुनहगार के घर पे। देखिए बुलडोजर माफियाओं के जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर चलता था, उनके घरों के ऊपर चलता था। बुलडोजर कभी भी एक बेकसूर के ऊपर कभी नहीं चला है, और बुलडोजर चला है तो माफियाओं के ऊपर चला है। ये रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हो। अगर यूपी में अगर हम देखें लोकसभा के अंदर बीजेपी को अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती हैं पहले के मुकाबले में, या पहले के मुकाबले में बराबर सीटें भी नहीं मिल पाती, तो उसका मुख्य कारण है कि बीजेपी के खिलाफ जो उन्होंने प्रचार किया, 8,500 रुपये महीना, 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणाएं करी, बाद में उन महिलाओं को अपने दफ्तरों से मार मार के भगाया इन्होंने। इसके अलावा जो उन्होंने लोकल मुद्दे हावी हो गए, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, इनकी सबों की वजह से मैं समझता हूँ बीजेपी को कम सीटें लोकसभा में मिले हैं। देखिए राहुल गांधी ने ये भी बोला कि अगर अब जैसे हम आ गए हैं, हमारी पकड़ में उत्तर प्रदेश है, तो सबसे पहले हमें अपनी मोहब्बत की दुकान से नफरत को हटाना है। देखिए कौन सी नफरत की वो बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की दुकान आज भी योगी जी के हाथ में है। लोकसभा के अंदर माना सीटें हैं, लेकिन वो सपा के हाथ में, अखिलेश के हाथ में है। और जिस मोहब्बत की दुकान की ये बात कर रहे हैं, ये मोहब्बत और ये नफ़रत, ये आज तक ये खुद ही नहीं बता पाए कौन सी मोहब्बत और कौन सी नफ़रत। तो जनता खुद इस चीज़ को लेकर भ्रमित है, किस नफ़रत की और किस मोहब्बत की बात करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। क्या कहेंगे जो स्थिति चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद से? हाँ, बयानबाजी चालू है और विपक्ष बड़ा टारगेट कर रहा है मोदी जी की जीत पर, कह रहे हैं भीख में जीत मिल गई। वो ये भाई साहब अच्छी बात बोले हैं, ये अपनी गलती एहसास नहीं करेंगे। कहा कि महिला के मंगलसूत्र चले जाएंगे, विपक्ष आएंगे तो महिला की मंगलसूत्र चले जाएंगे, भैंस खुल जाएंगे, ये हो जाएंगे। अपनी गलती नहीं कर रहा। कहाँ कहाँ ये गलत बयान के बोले हैं, हुआ सीट गई है। ये आगे बोलो कि नहीं बोल गया। दुनिया पे बोला कि मंगलसूत्र चले गए, हुआ भी सीट चले गई। कहाँ आपके गलत अल्फाज बोले? यूपी में बोले खुद योगीनाथ कि हमारी 6 महीने सरकार होने में 6 महीने के बाद मैं मस्जिद तोड़ के मथुरा में मंदिर बनाऊंगा, तो हुआ भी सीट गई है। कहाँ कहाँ गलत बात बोलिए, हुआ सीट। कभी किसी एक धर्म को टारगेट लेके नहीं चलो। हिंदू मुस्लिम सिख है, सभी वोट देता है। एक पार्टी वोट नहीं देती थी किसी को। हर पार्टी ने हर धर्म वाले को हर धर्म वोट देते हैं। एक धर्म का भी वोट देती थी किसी पार्टी को। अपनी गलती भी एहसास करो कि मैं क्या बोला हूँ मैंने। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि योगी जी की हार में मुस्लिमों का सबसे बड़ा हाथ है। ये बिल्कुल नहीं है। कौन मुस्लिम वोट देते हैं? क्यों नहीं देते? जो हाँ भाई साहब, मुस्लिम दुनिया की ऐसी निकृष्ट कौम है जो सुविधा ले सकती है लेकिन भला किसी का नहीं कर सकती। हिंदू धर्म कर देती है क्या? मैं ये कहता हूँ हिंदू के चलते हिंदू धर्म कर देती है क्या? क्या पे हिंदू धर्म कर दे? एक धर्म को लेके चलते हो क्या? चले मेरे गांव में 4 जान मोहम्मदन वोट हैं और सिर्फ हमारे बलबूते पे 1947 में वो गांव छोड़ के जा रहे थे, हमने उसकी पहरेदारी की और आज तक उन्होंने बीजेपी हमारे कहने से वोट नहीं दिया। इसलिए धरती की सबसे निकृष्टतम कौम मुसलमान, दूसरे नंबर पे ईसाई। आप मुझे नेशनल टीवी पे कहीं भी बैठा के ये बात कहला सकते हैं, और जिसको लगता है कि मैं केस कर दूंगा, आप खुले हैं, मेरा नंबर लीजिए, मेरा नाम लीजिए। इतनी निकृष्टतम कौम है, अपने फायदे तो सही आदमी है। नहीं बीजेपी को सही। आपको एक बूथ का बता दो जो ऑन रिकॉर्ड है। 168 वोट थे, उनमें से 58 लोगों ने प्रधानमंत्री की योजनाओं का फायदा लिया। वोट है 0। क्या मानोगे आप उसको? क्या मानोगे उसको? अब लोग कहते हैं बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती। मैं कह रहा हूँ टिकट नहीं देनी चाहिए, और यदि संगठन में कोई आदमी है उसको भी निकाल के बाहर करना चाहिए।
प्रवक्ता कोई है उसको भी निकाल के बाहर करना चाहिए। ये लेकिन ये देखिए कौम किसी की वफादार हो ही नहीं सकती। ऐलान कर देना कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए मेरे को, एक बार बीजेपी ऐलान कर दे कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अभी अलाउंस भी हो जाएगा, अभी अलाउंस भी हो जाएगा। अभी आप ये समझो इनकी 350 सीट हो जाने तो ये अलाउंस भी करते हैं क्या मुस्लिम किसी को वोट नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देते, ये अलाउंस भी हो जाएगा। अयोध्या में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम तो मुस्लिम लेकिन हिंदुओं ने भी सपोर्ट अयोध्या की बात नहीं कर, देखो अयोध्या की बात नहीं कर, अयोध्या के वहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया, वो उनका विवेक है। उन पे कोई पर्सनैलिटी चिर खड़ा करना किसी का भी हक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे अन्य कोई हो। किसी को भी पर्सनल, देखो विवेक से वोट किया जाता है। आप किसी से जबरदस्ती वोट नहीं करवा सकते। आपका विवेक क्या कहता है? हो सकता है उन्होंने अपना मोटो था कि भाई हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद बीजेपी से हमें लेना देना नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या वो हिंदू नहीं है। उनके क्रिटिसाइज करना बिल्कुल गलत है। चलिए, आपके हिसाब से क्या कमी आपको नजर आई, कितनी भारी मात्रा में बीजेपी उत्तर प्रदेश से हार गई? इसलिए हार गई और कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस, इनको नशा हो गया। इन्होंने ऐसे गलत आदमी को टिकटें दी जिनका कोई जनाधार नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था। आप एक बात बताओ, मैं आपको एक नहीं 50 ऐसे सांसद गिना दूंगा जिनका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस से आने वाले 104 सांसदों को कैंडिडेट को उसने क्या सोच के टिकट दिया, और आपको पता उनमें से 90 सांसद हारे हैं। 104 को बीजेपी ने टिकट दिया, सिर्फ 90 हारे हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी आइडियोलॉजी मेरे से एकदम से थोड़ी मिल जाएगी। अरे मैं जिस पार्टी के खिलाफ 40 साल से लड़ रहा हूँ उसके साथ मैं कैसे वोटिंग कर दूंगा? उसके बाद विवेकहीनता, उसके बाद घमंड। यदि ये जय श्री राम का नारा 22 जनवरी से नहीं पकड़ते तो बीजेपी की हालत नहीं होती। मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ, मैंने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जय श्री राम। अरे ये कौन सा तुक हो गया? बात अच्छी है, हिंदू धर्म के आइडियोलॉजी हैं राम जी, उनको अपने फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही होगा कि मैं संघी हूँ, मैं जय श्री राम जी नहीं बोलूँगा, आप देशद्रोही हो गए। ये कौन सा लॉजिक है? इस लॉजिक से बीजेपी आ रही है, और ये अच्छा हुआ। मैं कह रहा हूँ इनको 240 नहीं, इनको 220 ही सीट मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं साहब। देखिए, मैं तो इनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अब ये बताइए, कोई पार्टी, सुनिए, कोई पार्टी तीसरी बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी 240 सीटें ला रही है। देश में पता है सबसे, देश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भी बीजेपी है। देश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भी बीजेपी है। सोचिए, सारे विपक्षी दल मिलके जो है 234 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन पता बीजेपी आज भी अकेले जो है 240। विविधताओं के देश में आज भी जो है मतलब इतनी पार्टियां होने के बाद जो है बीजेपी करीब 42% वोट और करीब 42% जो है सीटें हासिल की है। तो बहुत बड़ी बात है। जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को ही वोट दिया है। आज भी सबसे बड़े नेता, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। और देखिए, हर देश में जो है ना, अगर कोई लगातार प्रधानमंत्री होता थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि एक ही चेहरा है। अगर आप किसी से ज़्यादा उम्मीद करते हैं ना, तो आप सबसे ज़्यादा उन्हीं से अपेक्षा भी रखते हैं। तो पता नाराजगी यहाँ थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी के काम में कुछ गड़बड़ था। ज़्यादा उम्मीद लोगों ने पाल ली जो है। असल में 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे, तो तीसरी बार इनसे ज़्यादा उम्मीद लोगों ने पाल लिया। और ये जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर लड़ती जो मोदी के खिलाफ तो जो हरा देती, ऐसा कुछ नहीं है। कम वोटों से जो है ना, ये इंदिरा गांधी भी एक बार चुनाव हार चुकी हैं लोकसभा का। एक बार जो है 55,000 वोट से जीती थी। जवाहरलाल नेहरू जो है एक बार 1 लाख वोट से जीते हैं। मोदी जी तो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो ऐसा नहीं कोई प्रधानमंत्री कम वोटों से जीता तो ऐसी बात है, पहले भी लोग कम वोटों से जीत चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व के और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो रहेंगे भी। और तीसरी बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएंगे। ये जो हल्ला हुल्ला हो रहा है कि ये सरकार गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 240 सीटें बीजेपी की खुद की हैं। एनडीए के साथ मिलकर आराम से सरकार चलाएगी। और ये तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये भी हो सकता है कि बीजेपी ही विपक्ष को तोड़ दे, तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार चलाने में। सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अश्मीत है। देखिए, अभी कह रहा है विपक्ष की तीसरी बार तो बन गए हैं जैसे तैसे, लेकिन आगे बीजेपी का बिल्कुल बोलबाला खत्म होने वाला और विपक्ष पूरी तरीके से खत्म कर देगा। क्या कहेंगे? विपक्ष तो शुरू से कुछ ना कुछ कहता है। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज से जब बीजेपी नहीं आई थी तो बहुत लोगों ने खड़ा होकर बयान दिया है।
चलो इस चीज़ की मैं बहुत सिंपल सी जब बातें करता हूँ आपसे, हो सकता है लगे कड़वी लगे बहुत लोगों को, पर ज़रूरी है, ठीक है। कि आज से 15 साल पहले, 15 साल नहीं चलिए 20 साल पहले बहुत लोग खड़ा होकर बोलते थे वो ज़मीन बंजर रह जाएगी पर मंदिर नहीं बनेगा। 90% लोगों ने सुना होगा कि वो बंजर रह जाएगी, बनेगा। कब बना? मोदी जी आए बना ना। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ठीक है, पर मेरे को ये है कि ये जो तिरंगा है ना आप पीछे देख रहे हैं, ये किसी एक धर्म ने मर के या सिखों ने भी सिर्फ करके नहीं दिया, हर किसी का उसमें बलिदान रहा है, ठीक है। ये एक रहना चाहिए। बाकी पार्टियां जो मर्जी हो, पार्टी आए जाए, सरकार गिरे ना गिरे, पर उस आदमी को आगे लेके आओ जो इसको समेट के एक साथ रख सके, ठीक है। मरता है जब भी दंगे की सिर्फ एक सच्चाई है, ठीक है। अगले दिन किसी के घर में मम्मी या अम्मी बोलने वाला नहीं बचता। वो चीज़ बंद जल्द से जल्द हो, चाहे वो मोदी जी कराए। राहुल गांधी से तो उम्मीद नहीं है, गांधी परिवार से तो कुछ उम्मीद नहीं है ना, उसने कभी गांधी परिवार बहुत ज्यादा उम्मीद है, एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट का है, वो लेकर बैठ गए अपने मन में कि भाई अगला पीएम उन्हीं के यहाँ से हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट तो इंदिरा गांधी भी थी, कर दिया था ना हमला उसने अकाल तख्त में, मिल गया था ना गिफ्ट फिर सिखों से, गिफ्ट मिल गया ना उसको फिर, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार जो होता है वो रावण का नहीं रहा, चारों वेदों का ज्ञानी था, उसको इतना ज्ञान था तब भी उसका अहंकार नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र खराब था, समझे। ये जो हमारे सिख भाई ने जो बातें बोली है ना, जो 84 को लेकर के, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होती, मोदी साहब की गवर्नमेंट होती, तो गारंटी से 101% कह रहा हूँ कि वो ये कांड नहीं होता। इसी कांग्रेस ने 84 करवाया, इसी कांग्रेस ने ही 7 नवंबर 1966 साधुओं पे गोली चला दी थी। गोलियां, हजारों साधुओं को मार दिया गया था। सिर्फ उनका कसूर क्या था? उन साधुओं का कसूर ये था, एक गाय को बचाने के लिए एक सशक्त कानून की मांग कर रहे थे, एक सशक्त कानून की मांग कर रहे थे कि गाय ना काटी जाए। गाय को बचाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। तो अब बताओ, एक गाय को बचाने के लिए कानून मांग रहे थे, सिर्फ एक सशक्त, और बदले में क्या मिला? हजारों साधुओं को गोलियों से मार दिया गया। किसके शासन में? कांग्रेस के शासन में। किसने ऑर्डर दिया था? कौन थी उस वक्त प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। मैं माना नहीं, अच्छी प्रधानमंत्री थी, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर, आयरन लेडी भी कहा जाता है। लेकिन कुछ गलतियां ना, गलतियां नहीं, कुछ गुनाह हुए हैं उनसे, वो भी कांग्रेस के शासन में। अब इंदिरा गांधी को हटा दो, लेकिन कांग्रेस को मैं एंटी हिंदू, एंटी सिख बोलूँगा। देखिए विपक्ष ने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी इतना स्ट्रांग करना चाहती है देश को तो अग्निवीर योजना क्यों लेकर आ रही है? अगर 4 साल के लिए काम करेंगे कौन रखवाली करेगा देश? देखो क्या नाम है, अग्निवीर, अब देखो मैं अग्निवीर पे जहाँ तक जितना मुझे मालूम है, हर देश की एक नाम है एक प्राइवेट आर्मी भी होती है, यानी कि कुछ रिजर्व में रखी जाती है, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है। जहाँ तक अग्निवीर का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें अग्निवीर का मतलब जानना चाहिए, ठीक है। एक तरफ हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सीधी सीधी बात, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, नहीं मिल रही, ठीक है। एक आर्मी में किसी को एंटर करने के लिए, एक प्राइवेट नौकरी में भी किसी को एंटर करने के लिए ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं। आपको पता होगा HR लगता है, HR डॉक्यूमेंट कराता है, इंटरव्यू करवाता है, उसके बाद उसकी स्पेस के होता है कि कॉस्ट टू कंपनी ये है, ये लगेगा, ठीक है। एक आर्मी में इनरोलमेंट करने के लिए फिजिकल होता है, आपका रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत कुछ होता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ होती है। अग्निवीर इसलिए बनाई गई कि हमारे पास 125 करोड़ आदमी है, किसी का चाइना का पता नहीं हमारा वो है पड़ोसी, पाकिस्तान का पता नहीं हमारा पड़ोसी है, कब हमला कर दे क्या कर दे। तो हमारे पास एक सशस्त्र बल होना चाहिए ताकि उस बुरे समय में हम उसको आगे खड़ा कर सके। जो हमारी आर्मी है वो तो ऑलरेडी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से अच्छा कि 4 साल वो आदमी कुछ कमाए। जब वो रिटायर हो रहा है ऐसा तो नहीं बोल रहे कि चलो भाई बाय बाय, आपको बाद में देखेंगे। कुछ पैसा दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं कि चलो जब तक तुम आगे तैयारी करो कि तुम परमानेंट आर्मी में आ सको, जब तक नहीं आ रहे हो तब तक ये पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम अपने परिवार का ध्यान रख सको या कोई धंधा कर लो अपना। इसमें गलत तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। जी चलिए, देखिए आपसे मैं सवाल ये करूंगी कि अग्निवीर योजना को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आए तो हम हटा देंगे, तो क्या इससे जनता लुभ जाएगी कांग्रेस? यार एक बात बताओ, राहुल गांधी जी बोल क्या रहे हैं और किसको बोल रहे हैं और किस चीज़ से बोल रहे हैं? दिमाग तो है ही नहीं उनके पास बोलने लायक, तो मंदबुद्धि बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब मेन चीज़ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या हटा देंगे? वो तो खुद ही हटे हुए हैं पहले ही, राइट। क्योंकि इन्होंने जितना खाओ और खाने दो, यही तो किया है इन्होंने। क्या किया 60-70 सालों से? तो अब वो चलेगा नहीं। मोदी क्या कहते हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्योंकि देश को बचाना है, देश को संभालना है, उसके लिए एक दमदार प्रधानमंत्री होना चाहिए। और प्रधानमंत्री अभी तक तो बहुत आए आपने देखे कि पहला प्रधानमंत्री आया जो कि डबल रोल कर रहा है,
यानी कि प्रधानमंत्री के साथ साथ चौकीदार भी है, और चौकीदार होना बहुत ज़रूरी है। ताली बजा दो इस बात। तो मेरा गाना है, प्रधान भी तू चौकीदार भी तू, है मोदी तू ही भारत की रूह, भारत की रूह। सारे चोर लुटेरों को डर मोदी तेरा सताए, डर मोदी तेरा सताए, किसने कितना लूटा रे, वो हिसाब तू मंगवाए, वो हिसाब तू मंगवाए। पूरे विश्व में तेरी तेरी चर्चा हरसू हरसू, प्रधान भी तू चौकीदार भी तू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने दिल्ली की जनता से बात की और उनसे जाना कि भाई जो बयानबाजी चल रही है, रायबरेली में राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है, उसके बाद क्या नाम है, जनता किस तरीके से उन बयानों को देख रही है, जनता का क्या रुख है, वो आपने सुन लिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।